हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। ये टॉपिक है रिसेशन। क्या हमारे यहाँ रिसेशन आने वाला है या नहीं? इंडिया में अगर रिसेशन आने वाला है या नहीं, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा अमेरिका और देखना पड़ेगा कि अमेरिका में रिसेशन आने वाला है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर अमेरिका डिक्टेट करता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि रिसेशन होता क्या है और आता क्यों है। अमेरिका से बुरी खबरें आना बंद ही नहीं हो रही। We are at the early stages of a governmental balance sheet recession. अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका गहराई। तो रिसेशन वो है जब सब लोगों की जॉब्स जाने लगती हैं, जब हायरिंग फ्रीज हो जाती है और देखा जाए तो मार्केट जो है वो डाउन चली जाती है, स्टॉक मार्केट। हालांकि सब लोगों ने शायद स्टॉक मार्केट में पैसा तो नहीं लगा रखा होगा, तो हम जैसे लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ता है कि भाई जॉब सिचुएशन कैसी होगी, क्या ले ऑफ्स होने वाले हैं, क्या बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ कर देंगी। तो जानते हैं ये सब कुछ ब्रेक डाउन करने के बाद कि रिसेशन आएगा या नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले समझते हैं कि रिसेशन आता क्यों है। देखिए, इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे। तो अगर आप सोचे, एक कंट्री का जो जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जितने प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो कि खर्चा करा जाता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, कंज्यूमर स्पेंडिंग पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। तो वो जो सम टोटल ऑफ सारी की सारी चीज़ें जो बनाई जाती है एक कंट्री से, उससे डिपेंड करता है जीडीपी। अब देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट हुआ। देखिए, अगर बहुत सारे पैसे सब लोगों के पास आ जाएं और अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही लो हो जाए, तो ऐसा होता है कि सब लोगों के पास पैसा है तो सब लोग कहेंगे कि अरे हमें ये खरीदना है, हमें वो खरीदना है। तो इसका मतलब सारी कंपनी कहेंगी अरे डिमांड बढ़ रही है, लगता है हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और बनाओ। तो वो और ज्यादा उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने लगेंगे, जैसे कि कारें या फिर घर या फिर और भी जितनी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर सब लोग बहुत ज्यादा बनाने लगेंगे और बहुत ज्यादा कंज्यूम भी करने लगेंगे, तो सारी की सारी कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो वो हायरिंग और करने लगेंगे। तो अगर ये देखा जाए तो इससे क्या होगा कि अगर डिमांड बढ़ती रहेगी तो आपकी इन्फ्लेशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि सेम जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको खरीदने के लिए ज्यादा लोग अवेलेबल हैं। अगर ज्यादा लोग अवेलेबल होंगे उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, तो प्राइस बढ़ता रहेगा और ये एक अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी के लिए। अगर मान लीजिए आज एक कार जो है वो 20 लाख की मिल रही है और अगर इन्फ्लेशन हो जाती है और वही गाड़ी 25 लाख 30 लाख की हो जाती है, तो बहुत ज्यादा चैलेंज है। और ये कंज्यूमर्स के लिए, आम फैमिलीज के लिए और स्पेशली जो कि मिडिल क्लास या गरीब लोग हों, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ना एक अच्छी बात इकोनॉमी के लिए नहीं है। तो अब हमने ये समझा कि महंगाई बढ़ना अच्छा नहीं है और जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है। तो कहने का मतलब सारी कंपनी बहुत ज्यादा हायर कर रही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही हैं और उनके प्रोडक्ट्स बिक भी रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होती है, जैसे इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही यूएस में है फेडरल रिजर्व। तो जो फेड होता है उसका काम क्या है? उसका काम है कि जितने बैंक्स हैं उनको पैसा देना और मार्केट में पैसे को पंप करना। तो अगर आप मार्केट में पैसा पंप कर दोगे, तो यानी कि अगर लोग अपना जितना चाहे लोन ले सके, 2%, 5%, 6% ऐसे रेट्स पे अगर लोग लोन ले सके, तो क्या होगा? तो इसका मतलब सब लोग लोन ले लेके कंपनियां और ज्यादा विजिट्स बनाएंगी और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगी और उससे मार्केट और ज्यादा ऊपर जाएगी और मार्केट और ऊपर जाएगी, तो उससे क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन को काटने के लिए पैसे को थोड़ा सा सख्त बनाना पड़ेगा लेने के लिए। तो फेड क्या करता है? अपने रेट सेट कर देता है कि भाई ये हमारा रेट है जिस पे हम पैसा देंगे बैंक्स को। पहले हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट था, जो कि बैंक्स को उतने रेट पे मिलता था पैसा। लेकिन हमारे फेडरल रिजर्व ने लास्ट ईयर कई सारे 25 बेसिस पॉइंट्स के हाइक करे और उसके बाद फिर दोबारा से कई सारे हाइक करे इस साल भी। तो अब ये हाइक्स टोटल जो थे वो 5.5% के हाइक हो गए। 5.5% से रेट बढ़ गया। तो अभी जो रेट चल रहा है वो है 5.25% टू 5.5%। आज ही जो जेरोम पावल, जो यहाँ का चेयरमैन है फेड का, उसने ये अनाउंसमेंट करी कि वो रेट अब और नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अब ये हमें समझ आ गया। अब क्या हुआ कि लास्ट ईयर जब उसने रेट काटे और इस साल भी और ज्यादा रेट काटे, क्यों? क्योंकि जो टारगेट इन्फ्लेशन रेट है वो है 2%। तो हम चाहते हैं कि भाई 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो, लेकिन फिर भी इतने रेट काट
काटने के बाद भी इन्फ्लेशन बिल्कुल कम नहीं हो पा रही है। थोड़ी बहुत फर्क पड़ा है, डायरेक्शनली ठीक है, लेकिन बहुत दूर है अभी भी अपने 2% के टारगेट पे। तो दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक आपकी पीसीई होती है जो फेड देखता है, वो अभी आई है 3.4% पे। लेकिन अगर आप फ्यूल और एनर्जी और ऐसी चीजों को हटा दें तब आपकी आती है कोर इन्फ्लेशन, और वो है अभी 3.7% अमेरिका में। तो ये काफी ज्यादा है अपने 2% के टारगेट से। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, ये तो कोई 100% नहीं बता सकता है, लेकिन अभी जितने ज्यादा सीईओज हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि रिसेशन आएगा। एक सर्वे करा गया था और उसमें 85% सीईओज ने बोला है कि रिसेशन आएगा। कब आएगा? अगले साल आएगा। साथ में अगर यही बात पूछी जाए फेड से, तो फेड क्या कहती है? 0% चांस है कि रिसेशन आएगा। बट ऑब्वियसली ये तो उनकी रिपोर्ट कार्ड है, ये तो उनका काम है कि भाई रिसेशन ना आए। फेड का मेन गोल क्या है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना और सारे के सारी जो हमारी इकोनॉमी है वो सही चलती रहे। तो अब अगर देखा जाए कि भाई रिसेशन अगर अगले साल आना है तो कब आएगा, तो इसके लिए हम जानते हैं पूरे हिस्टोरिकल डेटा को। तो क्या होता है, कुछ साइंस होते हैं रिसेशन के। जब भी फेड ऐसे रेट बढ़ा देता है अपना, तब क्या होता है, उसके 5 महीने से लेकर 17 महीने के बीच में रिसेशन आता है। ये हिस्टोरिक है। तो इस बार ऑन एवरेज देखा जाए तो अराउंड 11 महीने हो जाएंगे जुलाई के रेट हाइक्स के बाद अगले साल जून में। तो प्रिडिक्शन ये है कि भाई जून में अगले साल रिसेशन आ सकता है। अब फेड ये कह रहा है कि एक सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि रिसेशन नहीं आएगा, थोड़ा सा अपना कूल डाउन हो जाएगी इकोनॉमी, क्योंकि फेड का दूसरा गोल ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहे, और अनएम्प्लॉयमेंट अभी काफी कम है, अराउंड 3.5% के आसपास है अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट, और लेबर शॉर्टेजेस भी हैं अभी। लेकिन इकोनॉमी जो है वो कूल डाउन नहीं कर रही है। इस क्वार्टर का जो रेट था जीडीपी ग्रोथ का, वो था 4.9% एनुअलाइज्ड बेसिस पे। तो ये तो बहुत ज्यादा है। ये हमारा मतलब 3% के आसपास भी काफी हाई होता है। तो 4.9 बहुत ज्यादा रेट है। एक और इसके अंदर चीज आती है जिसे कहते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होता है? देखिए, ट्रेजरी बिल्स होते हैं। एक और आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, फिक्स्ड इनकम एसेट्स। इसके अंदर क्या होता है, जब आप कोई पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, या तो बैंक को, या फिर सिक्योरिटीज बाय करते हैं, या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स बाय करते हैं, तो जब आप ये चीजों को बाय कर रहे हैं तो उससे आपको फिक्स्ड इनकम आती रहती है, मतलब आपको मंथली उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो जो ये है फिक्स्ड इनकम, ज्यादातर लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ गए। तो अब फिक्स्ड इनकम की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो काफी हाई है। तो अगर आप कंसिडर करें 3 मंथ्स का जो टी बिल है, यानी कि ट्रेजरी बिल, उसका रेट ऑलमोस्ट 5% पहुंचा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखो कि और ज्यादा जो शॉर्ट टर्म आपके ट्रेजरी बिल्स के रेट हैं वो पहुंचे हुए हैं काफी हाई। और अगर आप देखो मिड टर्म के अंदर तो वो थोड़े लो हैं, और लॉन्ग टर्म में देखो तो वो भी हाई हैं। तो ये एक तरह से एक इन्वर्टेड यील्ड कर्व बन जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल में आप ज्यादा कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म में नहीं। तो इससे पता चलता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अब तीसरी बात देखते हैं, जब यहाँ पेंडेमिक आया यूएस में, तब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसे पंप कर दिए इकोनॉमी में। तो सब लोगों ने बहुत ज्यादा सेव कर लिया, और कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे, ट्रैवल भी बंद था, तो सबकी बढ़ गई सेविंग्स। अब वो सेविंग्स बढ़ने के बाद देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज ट्रैवल। तो ट्रैवल में भी सब लोग कह रहे हैं भाई अब तो हम जाएंगे क्योंकि पेंडेमिक खत्म हो गया है। तो वो तो चल ही रहा है, साथ में सब लोग कह रहे हैं यार हमने काफी दिन अपने ऐसे ही बिता दिए पेंडेमिक में, अब हम और खर्चा करेंगे। तो लोग खर्चा करे जा रहे हैं। 2/3 ऑफ द जीडीपी इज यूएस के कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग। तो कहने का मतलब अगर लोग खर्चा करते जाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी आपकी और हॉट होती जाएगी। कहने का मतलब और ज्यादा लोग प्रोड्यूस करेंगे विजेट्स, और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर ऐसा होता जाएगा तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट और फैक्टर है, क्योंकि पेंडेमिक में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप कर दिए गए थे इकोनॉमी में, जो कि सही डिसीजन था, क्योंकि अमेरिका की बैकबोन है स्मॉल बिजनेसेस, और उनको बचाना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर वो आउट ऑफ बिजनेस टोटली हो जाते और सबको ले ऑफ कर देते तो बहुत ज्यादा हाहाकार मच सकता था। तो इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस ने कुछ क्रेडिट लिया गवर्नमेंट से, और उनको सबको पैसे मिले, और इंडिविजुअल्स को भी पैसे मिले जो कि अमेरिका में थे। तो अगर ये देखा जाए कि इतने सारे पैसे भर दिए तो लोगों के पास इतनी सारी सेविंग्स थी, सेविंग्स रेट काफी हाई हो गए, तो सबके पास पैसा है बाय करने के लिए कि भाई घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, और ज्यादा चीजें खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, और ज्यादा घूमने चले जाओ। तो सब लोग जब ये सब कर रहे हैं तो इकोनॉमी जो आपकी हॉट हो जाती है। तो अब इसको कैसे डाउन करा जाए? तो फेड ने रेट बढ़ा दिए। तो अब क्या हो रहा है कि अगर आपको घर लेना है तो पहले 2.5% रेट था, और अब रेट हो गया 7.5%। तो अब लोगों ने कहा भैया ऐसा है, हमें तो नहीं लेना है। तो अनलेस किसी को कुछ
चैलेंज है, यानी कि कोई डिवोर्स हो रहा हो या फिर किसी की डेथ हो जाए घर में, तब जो ऐसे लोगों को घर चाहिए वो ले रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा है कि भाई हमारी तो ऑलरेडी मॉर्गेज है जो कि लेस देन 5% है, तो हमें तो अब दोबारा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सेम घर को अगर आप देखोगे तो नई मॉर्गेज पेमेंट जो है वो 40% ज्यादा आएगी। तो ये डजंट मेक सेंस, बिकॉज आपको लोन मिलने में भी मुश्किल होगी और आपके ज्यादा पैसे वहां पे जाएंगे सेम घर में रहने के लिए। तो अब रेट बढ़ गया है। दूसरी बात ये है कि जो कंज्यूमर्स थे पहले तो उनके पास सेविंग्स थी, अब उन्होंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड्स पे पैसा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी थोड़ी सी फिर भी हैबिट ऐसी हो गई है कि चलो यार ठीक है, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, थोड़ा खर्चो पैसे। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो अमेरिका का डेट है वो $1 ट्रिलियन से ऊपर हो गया है, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। अब आते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट पे, और ये आखिरी पॉइंट ये है कि आप कहोगे कि अरे यार पेंडेमिक में भी कह रहे थे कि रिसेशन आएगा, लेकिन आया नहीं। हाँ, मैं खुद भी सोच रहा था कि आएगा, लेकिन ये तो अनप्रेसिडेंटेड चीज है ना, जितने पैसे पंप करे गए मार्केट में वो तो मतलब अनबिलीवेबल है, तो इसलिए नहीं आया रिसेशन। तो अब आप कहोगे कि भाई इतने जो पैसे डाले थे अब लोगों ने क्रेडिट कार्ड पे भी डालना शुरू कर दिया है, कंज्यूमर्स वगैरह फिर भी अपना स्पेंड करे जा रहे हैं, तो होगा क्या? मार्केट तो ऊपर जा रही है। अगर आप देखो तो मार्केट हर दिन ऊपर जा रही है। तो मार्केट के ऊपर जाने से आप उस भुलेखे में मत रहिए। क्यों? क्योंकि जो S&P 500 है वो होता है 500 कंपनीज का पोर्टफोलियो, और उसमें से सिर्फ जो 7 कंपनी है जिन्हें कहते हैं मैग्निफिसेंट 7, वो ही अप एंड अप एंड अप एंड अप जाए जा रही हैं, और वही कंपनीज हैं जो पूरी मार्केट को उठा रही हैं। ये 7 कौन सी कंपनीज हैं? देखते हैं मुझे याद है कि नहीं। मेटा, एनवीडिया, एप्पल, गूगल, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट, और एक और बची। तो ये जो 7 कंपनियां हैं ये 28% ऑफ मार्केट कैप को रिप्रेजेंट करती हैं। इसे कहते हैं मैग्निफिसेंट 7, और ये पूरी मार्केट को ऊपर ले जा रही है। और टेक का तो वैसे भी बढ़िया है ही, अभी बोलबाला है। तो होगा क्या कि अब जब बाकी कंपनीज है, मान लो कि अभी जो इतना वॉर वगैरह चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से अगर ऑयल प्राइसेस अप चले जाते हैं तो उससे क्या होगा कि फिर से महंगाई बढ़ने लगेगी और उससे रिसेशन आने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप देखो कि भाई अब इतने ज्यादा जो मार्केट अब जा रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन रसल 2000 को देखो तो वो 35% डाउन है अपने पीक से। तो ऐसी ऐसी बातों में हमें उलझना नहीं चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अपना कैश को कंजर्व करें। अभी ऐसा टाइम आ गया है कि सब लोग अपने कैश को अपने पास रखें और उसको इंटरेस्ट पे पैसा चढ़ा दें। 5% तो आपको मिलेगा ही बैंक में, जो यूएस में है डॉलर्स में। लेकिन अगर आपको और ज्यादा कोई एसेट्स वगैरह लेनी है तो आप थोड़ा सा और रिस्की भी ले सकते हैं, जो कि एक्चुअली काफी सिक्योर्ड है। 7% के आसपास आपको फिक्स्ड इनकम एसेट से मिल सकता है, जो कि आप ले सकते हो। तो इस टाइम घर भी ना खरीदें, लेकिन अगर सोचा जाए तो कुछ कुछ घर ऐसे होंगे जो फंसी में आपको, अगर बाकी सब लोग सोच रहे हैं कि ना खरीदें और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फंसी में वो वाले घर खरीद सकते हैं। अब आते हैं अपने फाइनल पॉइंट पे, क्या रिसेशन में ले-ऑफ्स वगैरह होंगे? मेरे हिसाब से अगले साल 2nd, 3rd क्वार्टर के अंदर आपके बहुत तगड़े ले-ऑफ्स होने वाले हैं और मार्केट बहुत तगड़ी क्रैश करने वाली है, और वो करके ही हम ये पिल को सॉल्व कर पाएंगे और रिसेशन के बाद दोबारा से एक रिजिलियंट इकोनॉमी बनेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आई होप आपको इसमें से कुछ रेजोनेट करा होगा, और अगर करा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली किसी को भी नहीं पता कि क्या होना है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, बट हम कूल माइंड से सारे पैटर्न्स को देख के ये पता लगा सकते हैं कि रिसेशन आएगा।